बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। नाजरीन, कल भी हमने बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की नई सियासी हुकूमत बनने के बाद उसको बैरूनी दुनिया में क्या चैलेंजेस लाहक होंगे, स्पेशली एट सिस्टमिक लेवल। आज हम रीजनल सतह के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के ताल्लुकात रीजनल ममालिक के साथ क्या होंगे, क्या चैलेंजेस दरकार हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पेश आ रहा है पाकिस्तान को, वो आ रहा है पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का अंसर। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है तकरीबन 241 मिलियन लोगों के साथ, वो 2.55% है। इसके साथ अगर आप यूएनडीपी की इंडेक्स पावर्टी रिपोर्ट देखें तो उसमें पाकिस्तान 38.3 के ऊपर उसकी पावर्टी का लेवल खड़ा हुआ है, जबकि साउथ एशियन बाकी ममालिक का तकरीबन 29.0 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर के ऊपर है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो पावर्टी रेशो है वो 55.3 के ऊपर है। इसके साथ साथ अगर हमारे ताल्लुकात आप चीन के साथ देखें तो चीन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मकरूज़ भी चीन के हवाले से है। और चीन को सबसे बड़ा जो कंसर्न है पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, और उसमें जो रिफ़ॉर्म, हमारे माशी रिफ़ॉर्म्स नज़र नहीं आ रहे, उस पर वो वक्तन फ़वक्तन अपना कंसर्न शो करते हैं। अब तक जो सी पैक है बड़ा क्रिटिकल है चाइना के लिए, और इस सी पैक के अंडर तकरीबन 75,000 नौकरियाँ वो दे चुके हैं, और टारगेट ये है कि तकरीबन 1.75 मिलियन नौकरियाँ वो मज़ीद दे सकते हैं। इसमें ये कैपेसिटी मौजूद है। भारत के साथ अगर देखें तो तीसरी बारी नरेंद्र मोदी साहब इलेक्ट होने जा रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ और दूसरे रियासती इलेक्शंस और सर्वे से जो रिपोर्ट आ रही हैं, और फिर नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी है वीज़ा विज़ पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान बैशिंग का अंसर आपको नज़र आता है। कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, जिसमें 35A और 370 आर्टिकल्स का एब्रोगेट करना, और वहाँ पे न्यू कॉलोनीज़ की सेटलमेंट हमारे सामने है। अफ़गानिस्तान का अगर हम देखते हैं तो अफ़गानिस्तान जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में आपको कशीदगी का अंसर नज़र आता है, और दहशत गर्दी का अंसर इसमें सर फ़हरिस्त है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। जो आज के अहम सवालात हैं जिस पे हम बात करना चाहेंगे, उसमें नई हुकूमत को ख़ारजा महाज पर किन चैलेंजेस का सामना है, और क्या पाकिस्तान अपनी ख़ारजा ताल्लुकात के अंदर तसलसल रख पाएगा। ख़ारजा पॉलिसी के अंदर मेजर चैलेंजेस क्या हैं, क्या अगर जो नई हुकूमत जो कि बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आ रही है, वो अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर पाएंगे, पाकिस्तान अपने माशी, सियासी और सिक्योरिटी अहदाफ हासिल कर पाएगा। ये वो सवालात हैं जिनके हम जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इस शो के अंदर हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा, जो कि को होस्ट हैं प्रोग्राम के, वो मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये काइंडली फरमाइएगा कि पाकिस्तान एक क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर खड़ा है, और मैं समझता हूँ यहाँ पे जो सियासी क़यादत है उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उनके किरदार की अहमियत बढ़ते हुए नज़र आ रही है जिस नहज पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। जो पावर्टी रेशो है, जो इन्फ्लेशन है, जो पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन है, जैसे इंडिया का बढ़ता हुआ क्लाउट है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हमारी सियासी जो क़यादत है उसके अंदर ये रियलाइजेशन है कि चार्टर ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट हम बैठ के साइन कर लें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। और दूसरा इसके साथ जो अहम सवाल बनता है वो ये बनता है कि पीडीएम की हुकूमत तो पहले भी थी 16 महीने, कारकर्दगी तो वो हमारे सामने है। हम ही बैठकर तनकीद करते थे खारजा पॉलिसी के महाज पे, कोई ताकतवर हमें पॉलिसी नज़र नहीं आती थी। अब क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर वही जमातें दोबारा हुकूमत की तश्कील करने जा रही हैं, और तो उनकी क्या खारजा पॉलिसी के अंदर क्या रेवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगी? डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये है कि आप क्या कर सकते हैं मौजूदा पाकिस्तान जो भी आएगा। आप, मैं कहता हूं जनाब, आप दुनिया का जो बेहतरीन गवर्नेंस एक्सपर्ट है उसको भी ले आए, वो क्या करेगा आके यहाँ पे। देखिए, जब आपको पता है कि एक कुछ ऐसे हलके हैं जो कहते हैं कि भाई हमें ना पूछो हम क्या कर रहे हैं, अवाम है वो कहती है हमें भी ना पूछो। देखिए कितने परसेंट लोग पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। जब टैक्स ही नहीं देते तो गवर्नेंस कैसी होगी, निजाम कैसे नहीं चलेगा, डॉक्टर हर साहब, बंदा। डॉक्टर साहब, आप और मैं देखें ना, हम मुतवस्सित तबके से हैं। आप और मैं का कहाँ टैक्स नहीं देते, तनख्वाहों में देते डॉक्टर हैं, साहब, आपको ग्रॉसरी पता है शॉप कि पे देते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे देते हैं। टैक्स कहाँ नहीं देते? कौन नहीं देता टैक्स?
दो चीजें हैं। जी। देखिए, हम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये है। दूसरी बात ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, उसके बाद आपको पता है हमारे दोस्त हैं शहबाज राणा, उनकी रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में सैलरीड क्लास बिजनेसमैनों से ज्यादा टैक्स देती है। अब हर बंदा पाकिस्तान में, भले वो रेडी लगा के कमा रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है बड़ा अच्छा, इस्लामाबाद में बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, डॉक्टर साहब वो टैक्स ही नहीं देते। मैं खुद कई ऐसी जगहों पे जाके खाना खाता हूँ, आप भी जाके खाना खाते हैं, वो कच्ची पर्ची के ऊपर बिल बनाते हैं और हमें कहते हैं कि हमें कैश दे दो। इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है, आप वहां पे चले जाएं डॉक्टर साहब, वो आपको कहते हैं कि हमारे पास पीओएस ट्रांजैक्शन नहीं है, हम हमें कुछ डाटा ना हमसे पूछे, हमें कैश पेमेंट दिया बिल्कुल करें। ठीक है। ब्रिगेडियर हमें आसिफ हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर कमर चीमा साहब, उनको भी ले लेते हैं हमारी डिबेट के अंदर। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे शो के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सवाल डिबेट हमारे यहाँ ये चल रही है कि नई हुकूमत की जो परसेप्शन बन रही है मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया, खित्ते की सतह पे जो उसकी परसेप्शन बन रही है, आपको लगता है कि वो अपने खारजा पॉलिसी के अंदर तसलसल रख पाएगी, या दूसरे अल्फाज में आपको मेजर चैलेंजेस क्या नजर आ रहे हैं जो हुकूमत अब बनने जा रही है? देखिए, इस वक्त तो इतनी ज़्यादा खिचड़ी बन चुकी है पॉलिटिकली कि कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि हर घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद सिचुएशन जो है तब्दील हो रही है। हम्म, और अभी तक इट इज़ वेरी अनसर्टन जी। व्हाट विल बी द एक्चुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम्म, एक तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि कोई भी पार्टी जिसने कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं ली, एक पार्टी ये इलेक्ट जो है गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकती। इट हम्म, हैज टू बी ए कोalition गवर्नमेंट। हम्म, तो उसमें हमने अभी तक तो ये देखा था कि दो ही बड़े चॉइसेस आ रहे थे कि बेहतर तो ये होता कि नून लीग सिंपल मेजॉरिटी ले लेती, और अब उन्होंने नहीं ली है। तो अब उनके लिए बेहतर चॉइस है कि पीपल पार्टी के साथ ये मिल जाए, और या फिर ये है कि पीटीआई जो कि कह रही थी कि हमने किसी सूरत में नून से साथ नहीं करना, तो हम्म, पीपल पार्टी के साथ मिल जाए। हम्म, यही दो ऑप्शंस की ऊपर नीचे जो है ना चल रही थी। हम्म, लेकिन अब तो सारा सिलसिला ही ये तब्दील हो गया, क्योंकि पीटीआई ने हर तरफ दाने जो है वो डाल दिए हैं। पहले हम्म, वो छोटी छोटी पार्टियों की बात वो कर रहे थे, मुस्लिमीन की बात कर रहे थे, जमात इस्लामी की बात कर रहे थे। जी। तो अब वो मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी और JUIF ऑफ ऑल द पीपल, आप देखें कि इनके पहले क्या ताल्लुकात रहे, और इमरान खान साहब इन पार्टियों के बारे में क्या बात करते रहे। हम्म, लेकिन अब तो उन्होंने अपना तर्ज ही सारा ये बदल दिया है। हम्म, तो गेम तो कहीं और जा रही है, क्योंकि पीपल पार्टी ने जब पहले पीडीएम बनी थी उस वक्त भी डबल गेम खेली थी, अब भी वो डबल गेम खेलने जा रही है। अगर हुकूमत साजी पीएमएलएन के साथ भी जाती है, तो फिर भी उनकी एक पीवीपी है, एक पीपीपी पी, 4 पी हैं लगे हुए। वो दोनों के आपस में तो पीछे से एक है, लेकिन अपने बयानिए उनके जो है ये मुख्तलिफ हैं। ये और ब्रिगेडियर साहब, आपने ये बजा फरमाया, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपको खारजा महाज के ऊपर क्या चैलेंजेस नजर आते हैं? अब बिल्कुल एक तरफ अगर पीपीपी और पीटीआई का इल्हाक होता है, दोनों लेफ्ट की पार्टी नजर आती हैं, सेंट्रल लेफ्ट की पार्टीज नजर आती हैं। उस सूरत में पीपीपी बज़ाहिर तो चाहती है कि अच्छे ताल्लुकात हों यूएस के साथ, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ हमारे सामने है उस सूरत के अंदर। और फिर भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, ये इस तनाजुर में आपको चैलेंजेस क्या नजर आते हैं खारजा पॉलिसी में? अब ये देखें कि जहाँ तक गल्फ स्टेट्स का ताल्लुक है, हिस्टोरिकली जो है वो ये शरीफ ब्रदरान के साथ उनके बहुत अच्छे मरासम रहे हैं। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि हाँ जी, अगर ये आ गई तो फिर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। इसी तरह पीएमएलएन के ताल्लुकात जो चाइना के साथ हैं वो भी बहुत अच्छे रहे हैं और मजबूत रहे। जो खटाई जो पैदा हुई थी सीपैक के हवाले से, वो पीटीआई के दौर में ही हुई थी, और वो अभी तक जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म नहीं हुए। हम्म, अमेरिका की जहाँ तक आप बात ये करते हैं, तो वो जो डोनाल्ड लू वाला जो किस्सा जो ये छिड़ा था, हम्म, वो कि इन्होंने उस वक़्त से फिर आज तक जो है ना दोबारा उसको रिलेशंस को संवार करने की कोशिश की है। लेकिन जो
पीटीआई के ताल्लुकात जो डेवलप हुए हैं तालिबान के साथ, और तालिबान खान का जो इनको अलकाब जो मिल गया हुआ है, और अब तो हम से ये लग रहा है कि शायद इनमें कोई सीक्रेट अलायंस भी ना हो, तो उस लिहाज से ये अमेरिका के वो अपनी तरफ जो है ना वो ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके ये होंगे। लेकिन जो पीपल पार्टी है, वो उसने जो इस फॉरेन मिनिस्टर भी जो रहा बिलावल भुट्टो 16 महीने, और उसने वेस्ट में सारी बड़ी दोस्ती वोस्ती इनकी पहले भी हमेशा ही अच्छी पे रही, वहाँ पर रही है। और हमने ये भी सुना था कि अमेरिका ने एक ढपे ढके छुपे अल्फाज में कहा भी था कि हमें ये मंजूर होगा कि अगर जो है ना बिलावल को जो है ये मौका मिल जाए, तो वो उस लिहाज से वो कुछ शायद वो कर सके। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट होती है, तो फिर कोलिशन के तो अपने नखरे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल बजा फरमाया। यहाँ पे मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जैसे हम नाजरीन ब्रेक से वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। इसमें हम ये देखेंगे ये कि भारत के हवाले से पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी, क्या हम भारत के साथ कुछ ताल्लुकात को बेहतर कर पाएंगे, या नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है या जो ट्रेंड है वो तो बताते हैं कि वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है। क्या उसके अंदर बेहतरी नजर आएगी अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कोलिशनल गवर्नमेंट बनती है? यहां पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब बड़ी तफसील के साथ बता रहे थे कि क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं अगर कोलिशनल गवर्नमेंट आती है, और दिन ब दिन सिचुएशन चेंज हो रही है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब को सुना, इस तनाजुर में आपको भारत के साथ ताल्लुकात कैसे नजर आते हैं? क्या उसमें कुछ बेहतरी नजर आएगी? चूंकि मैं इंडियन मीडिया में देख रहा था कि गालिबन वहां से यह बात भी आ रही है कि तीसरी बारी नरेंद्र मोदी साहब कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। आपकी क्या परसेप्शन है? आपकी तो अच्छी खासी ग्रिप है इंडिया के उमूर के ऊपर। देखिए ना डॉक्टर साहब, जो चीज देखने वाली है वो ये है कि इंडियंस क्यों बात करेंगे पाकिस्तान से। अच्छा। वो कहेंगे कि ये मुल्क जो है ये तो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमी के लिए तो पैसों के लिए कभी सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, 1 अरब के लिए, 2 अरब के लिए यूएई पहुंच जाते हैं। तो हम क्यों इनसे बात करें? क्या है पाकिस्तान में? और ये हमारे साथ अगर बॉर्डर खुलता भी है तो क्या मिलेगा? वो उनकी एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, जिसपे वो नाकाम रहे हैं। हमने खुद अपने आप को आइसोलेट किया, भारत नहीं कर सका। ये जो बात फैक्ट है डॉक्टर साहब, हमने खुद किया। हमारी लीडरशिप की पॉलिसीज की वजह से, हमारी कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से जो है वो हमारे लिए मसाइल पैदा हुए। इंडिया क्यों बात करेगा? इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त बात नहीं करेगा। एक तो हमें मजबूत हुकूमत चाहिए, और दूसरा देखें 2018 से लेके अभी तक एक बात चली है, और वो ये बात चली है जी कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहा है जिसको एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही है। 2018 में भी ऐसे ही था, 2024 में भी ऐसे ही है। तो ये जो सिचुएशन है ये किधर लेके नहीं, जाएगी? लेकिन मुझे जो ज्यादा ब्रिगेडियर आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि नई एक कोलिजन बनने जा रही है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान में रवाबित आते हैं, अगर वो हो जाते हैं तो फिर तो मुझे लगता है फिर तो उनकी हुकूमत होगी। तो फिर आपको लगता है स्टिल जो नहीं, आप मफरूजा दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट बैक की वाली हुकूमत की? देखें वो अगर वो मफरूजा बनता है तो फिर हमारे इंटरनल हालात खराब हो जाएंगे। वो भी, उस मफरूजे के भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मफरूजा भी तो वो देखिए जितने लोग इमरान खान साहब से मिल के आते हैं सारे बाहर आके कोई और एक और बात कर रहा होता है। दूसरा, कैसर साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ये कह रहे हैं कि जनाब सबसे बात करें। बाय वो सैफ साहब मिल के आए हैं और वो बैरिस्टर साहब मिल के आए हैं, वो कहते हैं किसी से कोई बात नहीं करनी है हमने। ये इनको छोड़ दें आप। चेयरमैन पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स है बाहर कंफ्यूज कर दो, लोगों को परेशान करके रखो, क्योंकि वो अंदर है वो तो इस वक्त हरदम मुश्किल में है। तो ये उनको अपनी पार्टी के लिए वो हरदम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं कि बाहर क्योस, अनसर्टेनिटी, हालात खराब रहे, पता ना चले क्या हो रहा है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है उनकी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा नहीं, है। लेकिन ये तो डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो इंडिया से बात आ रही है, शायद गालिबन कहीं स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कि मैं अगर तीसरी बार इलेक्ट होता हूं तो आई विल मेंड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। आपको लगता है आपकी कोई ऐसी नजर से गुजरी है कोई स्टेटमेंट वगैरह? नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरी। मेरी नजर से तो यही गुजरा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और अमित शाह ने कई दफा कहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर वापस लेंगे। मेरी नजर से तो ये स्टेटमेंट गुजरी है। और नरेंद्र मोदी की तो स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में पिछले 5 साल में है ही कोई नहीं है।
एक आधी है, वो भी बड़ी कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने जो बोला है, उन्होंने कहा वो तो खुद ही अपने कामों में लगे हुए हैं, दे ऑक्युपाइड देमसेल्फ, उनको छोड़े, वो तो अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनके तो मसले और हैं। सो ना तो जैसे दुनिया में सीरियस नहीं ले रही, मुसलमान ममालिक हमारे दोस्त भाई जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें वो सीरियस नहीं ले रहे कि ये अपने घर के हालात ठीक करें, और मुसलसल वो हमें कह रहे थे। तो इंडिया क्यों हमें सीरियस लेगा? लेकिन मैं समझता हूं कि एक एंगेजमेंट शुरू हो सकती है विद अ थर्ड पार्टी, और अच्छा, इसके लिए यूएई को इंगेज किया जाना चाहिए। हम यूएई को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, यूएई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। देखिए ये नरेंद्र ब्रिगेडियर मोदी साहब, ने, जो डॉक्टर कमर चीमा ने बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी के जरिए से हालात बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान में। क्या नई हुकूमत कर पाएगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले अमेरिका अपना किरदार अदा करता था दोनों ममालिक के दरमियान में, अब यूएई और सऊदी अरब किरदार अदा करेंगे? जी, जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो हमारे सामने है। बहुत लंबी हिस्ट्री है 75 इयर्स की। और जो हमें चीज़ें, हम जिसको हम झुटला नहीं सकते, भुला नहीं सकते, कि इंडिया ने पाकिस्तान का वजूद आज भी तस्लीम नहीं किया। और वो ये चीमा साहब जो ये बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को हम 3 टुकड़ों में कर देंगे, वो भी कोई पुरानी बात नहीं है, हाल ही की ये बात है। तो उनके अज़ाइम तो वो उसी तरीके से हैं। अब ये देखना ये है कि इनके साथ हमारे रिश्ते कब थोड़े बहुत जो है ये बेहतर हुए। तो उसको हिस्टोरिकली आप ये देखें कि नून लीग की जब ये गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, तो उसने वाजपेयी के साथ भी अच्छी दोस्ती बनाई। इससे पहले गुजरात थी, गुजराल था, उससे भी खूब पर्सनल दोस्ती बनाई। और मोदी के साथ भी इसने जो है पर्सनल रिलेशनशिप की। लेकिन बात सारी ये है कि क्या इस रिलेशनशिप के लिहाज से हमें भी कुछ फायदा हुआ? तो हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। वो जो इतना लंबा जो मुशर्रफ साहब ने जो डायलॉग, कंप्लीट डायलॉग खोला था कि सारे कोर इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम ये करेंगे, तो वो अरसा जो है ना 2003 में जो 2004 जनवरी में जो एग्रीमेंट हुआ था, 2008 तक चलता रहा। फिर वो मुंबई वाला किस्सा हुआ, और अब जो है उन्होंने टेररिज्म को आगे कर दिया, कश्मीर को पीछे कर दिया। अब आपको ये बात है, तो ये आप मानेंगे कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है। और हर लीडर ने हमारे ने यही कहा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे बरादराना दोस्ताना नहीं हो सकते जब ये जो कश्मीर का मसला है वो हल ना हो। उस पे तो जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो है वो खासकर जो मोदी की गवर्नमेंट जो है बीजेपी है, जो इसके आगे और ज्यादा उसके अज़ाइम हैं कि मैंने उसको मुकम्मल तौर पे कल्चरली भी, रिलीजियसली भी उसको जो हमने इंडिया की इंडियन यूनियन में इसको जम करना है, तो वो उसमें तो तक तब्दील नहीं होंगे। हाँ, अगर हम अपने अंदर एक चेंज ऑफ पॉलिसी करते हैं कि जी ठीक है जी, इसको फिर अब जो ना पहले भी कई दफ़ा ऐसे हुआ कि हमने कश्मीर को बैक बर्नर पर डाल दिया कि जी हम ट्रेड करेंगे आपस में, एक दूसरे का बड़ा फायदा होगा, ये होगा। लेकिन हमें तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, एक टाइम में ये हुआ कि वहाँ से सब्जी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है जो आनी शुरू हुई, तो यहाँ पर जो ना टमाटर आलू वगैरह जो है वो यो सस्ते हो गए। उस हद तक तो शायद को थोड़ा फर्क होगा। लेकिन जहाँ तक जहनीत का ताल्लुक है, जो हम ये सब कहते हैं कि शायद हमारे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे उनके, वो जो है बहुत मुश्किल है। वो और खैर ये एक अच्छी बात है कि पहली दफा मोदी ने अगर इस तरह की ये बात की है कि मैं अगली दफा मैं अगर इलेक्ट हुआ तो मैं जो है अच्छे रिलेशन करूंगा, क्योंकि आज तक तो इसके बरअक्स जो है वो अपने इलेक्शन पाकिस्तान को इस्तेमाल करके ही जीतता रहा है। और अभी वही यही नारा लगा रहा था, और हमारा ख्याल था कि अब शायद ये फिर एक कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। ब्रिगेडियर हिंदू साहब, वोट इस दफ़ा तो उन्होंने वो रिलीजियस जो टैक्टिसेस हैं वो इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह राम मंदिर का इफ्तिताह, दुबई में जाके मंदिर का इफ्तिताह, वो अब इस तरह की चीज़ें करके वो सिंपैथीज ले रहे हैं मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट हासिल करने के लिए। बड़ा जी इंपॉर्टेंट आपने ये बात की। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वो ज़माना था रीजनलिज्म का, जिसे हम कहते थे स्टेपिंग स्टोन है ग्लोबलाइजेशन की, उसमें ये फंक्शनल अप्रोच थी। और ये एक डॉक्टर ताहिर अमीन ने किताब लिखी, मास रेजिस्टेंस, मरहूम ने,
उसमें उन्होंने ये लिखा कि कैसे आप आलू टमाटर प्याज इंडिया से ले सकते हैं जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होता, जो कि अनफिनिश्ड एजेंडा है। जी ब्रिगेडियर साहब। हाँ, तो वो ये अभी जो बात हो रही थी कि जहां तक हमारा बायलैटरलिज्म है वो मुकम्मल तौर पे वो फेल हो गया हुआ है, और कोई हमें उसमें उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि हम मेज के ऊपर बैठ के जो है ना कश्मीर के ऊपर गुफ्तशनीद कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट निकले। वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होनी है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, ट्रंप ने ऑफर दी थी, वो डिसेप्शन था। अमेरिका कभी नहीं करेगा, कोई ऐसा कदम अमेरिका नहीं उठाएगा जिससे कि वो इंडिया को नाराज करे और पाकिस्तान को वो ये खुश करे। तो ये जो यूएई की बात की है, ये उसमें कोई जान हो सकती है। कोई मुस्लिम कंट्री है वही जो है, और वो जो इंडिया के साथ उसके इकोनॉमिक स्टेक्स भी हैं, कोई और मिलिट्री स्टेक्स भी हैं, जो शायद वो ये रोल प्ले कर सके। और जिस तरीके से अभी इंडिया की सऊदी अरब के साथ भी और यूएई के साथ भी जो मरासम हद से ज़्यादा ये बढ़ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ये पहुंच गए हुए हैं, तो वो अगर ये चाहें तो शायद जो है ना इसमें हमें कुछ जो है ना रास्ता नज़र आए। लेकिन ये अब शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म में होगा। आहिस्ता आहिस्ता शायद बर्फ पिघलेगी, गिव एंड टेक होगा। कौन सा फार्मूला हम आगे एक्सेप्ट करेंगे? अब फार्मूला देखें तो वो भी बहुत से फार्मूला है, शनाब फार्मूला भी है, तो दिस दैट एंड द अदर वो भी हैं वो सारे। चना और फार्मूला तो अब उसकी बात ब्रिगेडियर साहब नहीं करते। चीमा साहब, चाइना के ऊपर आ जाते हैं। चाइना पाकिस्तान का हम यानी एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है रिलेशनशिप के अंदर, और 1970s अर्ली 1970s के बाद जो हमारे दिफाई ताल्लुकात है वो और भी दोनों ममालिक को करीब लेकर आए। अब माशी ताल्लुकात भी हैं, दिफाई ताल्लुकात भी हैं, सियासी ताल्लुकात भी हैं, हत्ता कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी है। चाइना को भी ये कंसर्न था कि जो पॉलिटिकल लेजिटिमाइज्ड गवर्नमेंट आ जाए ताकि सीपैक के मामले को हम आगे लेके जाएं, और वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर माशी रिफॉर्म्स आएँ। आप पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का फ्यूचर क्या देखते हैं नई हुकूमत के आने के बाद? डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि जब बात होती है ना चीन की, तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर ये कंसेंसस मौजूद है कि हमें चाइना के साथ काम करना है। और चाइना का क्योंकि लार्जली कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है पाकिस्तान में, गो के ग्लोबली है कि पाकिस्तान की सपोर्ट लेना मुख्तलिफ इश्यूज पे, और वो पाकिस्तान भी चीन से लेता है, लेकिन चाइना को एज ए डेवलपमेंट पार्टनर समझा जाता है। दैट इज वाई मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जैसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, चाइनीज काम करने को तैयार है, एक बात। और वो बार बार कहते हैं ये जो भी हो रहा है ये उनके इंटरनल मैटर है। दूसरी अहम बात यह है कि हमारा चाइना से जो प्रॉब्लम उठा है वो ये है कि वी फेल टू फुलफिल आवर पार्ट ऑफ द बार्गेन। हमारी जो बार्गेन है, हमें जो बार्गेन की थी, जो हमने वादे किए थे, वो हम पूरे नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ उनकी जो प्राइवेट इन्वेस्टर को पैसे देने हैं, जो कमिटमेंट्स हैं हमने ऑनर की हुई हैं। फिर डॉक्टर साहब आपको पता है बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मसले आ गए, चाइनीज पे अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारे चाइनीज की जानें चली गई पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल कम्युनिटी में चाइना के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया कि भाई चाइनीज जब पाकिस्तान में मरते हैं तो चाइना कोई नहीं बोलता क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे हैं, बाकी दुनिया में चाइना जो है वो चीजें सर पे उठा लेता है, सो एंड सो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतने अच्छे दोस्त को इस तरह मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो हमारे वो मुश्किलात में पड़ जाए। सो आपको पता है कि हमने बहुत सारी जो पेमेंट्स करनी है उनमें चाइनीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स की भी हैं, सरकार की भी पेमेंट्स हैं। तो मैं समझता हूं कि वो एक मुश्किलात हैं। मुझे पिछली दफा भी याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऑलमोस्ट वो दुनिया के तमाम मुल्कों में हो आए थे जो इंपॉर्टेंट हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो चाइना नहीं गए थे। उसकी वजह यही थी कि चाइना की साइड से बार बार ये कहा जा रहा था कि वो जो कमिटमेंट्स हैं हमारी ऑनर करें इन टर्म्स ऑफ जो फाइनेंशियल हमने जो कर्जे वापस करने थे, और जो खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के कर्जे हैं चाइना के। सो मुझे लगता है कि अगर हम वो करने में कामयाब हों, मेरा ख्याल है सिक्योरिटी को भी वो बर्दाश्त कर लें, क्योंकि हमने 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज किए हैं, फौज नेवी बड़ा मिलके काम करती रहती है, लेकिन फिर भी जारी बात लेकिन है हमारे सिक्योरिटी ये जो इस वक्त अबूरी प्राइम मिनिस्टर थे काकड़ साहब, वो तशरीफ़ ले गए चीन में, और उन्होंने बात की कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए पाकिस्तान में। तो चीन का जो मेजर कंसर्न था
वो तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि हमारे बंदों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो वो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं अपनी जगह पे चीमा साहब। डॉक्टर साहब वो सिक्योरिटी कंसर्न जरूर मौजूद है, मैं यही कह रहा हूं, लेकिन वो सिक्योरिटी कंसर्न्स प्लस हम वो डील्स ऑनर नहीं करते जिन डील्स के हम वादे करते हैं। अच्छा। और वो डील्स हम, चाइना ने अपने बहुत प्राइवेट सेक्टर को कन्विंस किया पाकिस्तान में जाके पैसा लगाओ, और देन फिर वो सारी बात है रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट भी, जहां पे उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। सो ये प्योरली हाउस इन ऑर्डर करने की बात है, और वो हाउस इन ऑर्डर दोबारा जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि हाउस इन ऑर्डर इन चीजों से हो सकता है? सो ये क्वेश्चन जरूर मौजूद है, मैं समझता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं एक असर्टिव तरीके से रियासत के अदारों को और पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत बना रही हैं उनको खेलना होगा। अगर ठीक है आपने चीमा साहब, कमजोर आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब नाजरीन वापस आएंगे तो फिर हम अफगानिस्तान पे भी बात करेंगे, और साथ में जो हमारे ताल्लुकात हैं एक और पड़ोसी मुल्क, हमारा ब्रादर मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। कमर चीमा साहब तफसीलन उस पर जवाब दे रहे थे। इस वक्त हमें एम्बेसडर मसूद खालिद साहब ने ज्वाइन किया है। आपने चाइना में सर्व किया है एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। मसूद खालिद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आप फरमाइएगा, हमारी नई हुकूमत जो है वो आ रही है और वो कोलिजनल गवर्नमेंट होगी, और कहा यह जा रहा है कि वो थोड़ी सी कमज़ोर हुकूमत होगी। कोलिजन के हवाले से जो तासुर आ रहा है मीडिया के ऊपर, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया है, रीजनल मीडिया है, या हमारा नेशनल मीडिया है, इस हवाले से आप फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का, जहाँ पे चीन को ये कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर माशी इस्लाहात आनी चाहिए और उनके सिक्योरिटी उनके बंदों को प्रोवाइड की जानी चाहिए? जी शुक्रिया जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक चीन के साथ ताल्लुकात का है, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात का मसला है या जो इशू है, वो तो यानी कि कोई भी जमात हो, कोई भी हुकूमत हो, वो बिल्कुल एक उसके ऊपर कंसेंसस होता है, ठीक है ना जी। तो जब ये पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त भी चीन के साथ ताल्लुकात जो थे उनको यानी कि बेहतर करने की और इम्प्रूव करने की और कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जब ये जो अभी जो हुकूमत है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है, इसमें जो वजीर आजम है काकर साहब, वो खुद चाइना गए और उनका बड़ा अच्छा दौरा रहा जी। तो ये तो कोई भी हुकूमत है जो चीन के साथ ताल्लुकात की नौयत ही ऐसी है, हमारे बड़े देरीना और क्लोज ताल्लुकात हैं जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी किस्म की कोई यानी कि जो है आप समझें कि कोई लैक ऑफ कमिटमेंट होगा। तो नई हुकूमत आएगी, मेरा ख्याल है वो नए सिरे से जो है इस ये जो हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारे जो ताल्लुकात हैं, उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगी। और वो ये सीपैक का भी सेकंड फेज अब शुरू हुआ है जी। तो इसमें और भी जो है एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो है वो डाले गए हैं दोनों हुकूमतों के बाहमी रजामंदी से। तो इसको भी आगे लेके जाना है। तो चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो तो उसकी ट्रेजेक्टरी तो आगे ही बढ़ेगी मेरे ख्याल है। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि जो कंसर्न्स है, देखिए ये जो इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं या गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, ये तो हमारे चैलेंजेस हैं जिसको हमें कहीं बाहर की तरफ नहीं देखना चाहिए कि बाहर वाले क्या कह रहे हैं। ये तो हमारा अपना एक अंदरूनी मामला है जिसको हमने ठीक करना है। जो चीजें पाकिस्तान में ठीक होने वाली हैं वो तो हम लोगों ने मिलजुल के ठीक करनी है ना जी। जी जी। तो वो एक मखलूत हुकूमत है, वो जाहिर बात है कोalition गवर्नमेंट है, उसमें सारी पार्टीज के इंटरेस्ट जो हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन जहाँ तक चीन के साथ ताल्लुकात का ताल्लुक है, उसमें तो कोई मेरा ख्याल है कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि जो आने वाली हुकूमत है वो भी इस जो सफर को जारी रखेगी, बल्कि आगे लेके चलेगी जी। सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी आपने बात की, सही है। सिक्योरिटी की सूरत जरा कुछ पिछले चंद महीनों में खराब हुई है, टेररिज्म की रिसर्जेंस हुई है, उसको भी हमें टैकल करना होगा। और यहाँ चीनी जो प्रोजेक्ट्स हैं और चीनी जो यहाँ काम कर रहे हैं इंजीनियर वर्कर्स, उनकी जाहिर बात है हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और वो सिक्योरिटी अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगी और एक उनको भी एक अच्छी इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलेगी।
तो ये तो हमारे इंटरेस्ट पे है कि हम ये चीज़ों को लेकर आगे चलें। एम्बेसडर साहब, ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये तो उसी सूरत में आती है जब आपके यहाँ स्टेबिलिटी आती है। और देखा भी ये जा रहा था कि इलेक्शंस के बाद हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए और उसके ऊपर ये हमारी सियासी पार्टियों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप एम्बेसडर साहब से कोई सवाल करना चाहें। जी बहुत शुक्रिया। मैं सब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप क्या आउटलाइन करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है चीन से इंगेज करते हुए? क्या हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे, सिक्योरिटी है, कैपेसिटी के मसले हैं? कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सर्व भी किया और आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, बड़ी सारी जो ट्रेड को प्रमोट करने में, और बहुत सारी आइटम्स जो कि पाकिस्तान और चाइना के हवाले से इतनी पॉपुलर नहीं थी, आपने बड़ी कोशिश करके उन पे काम भी करवाया। तो ये मेजर चाइनीज कंसर्न क्या है पाकिस्तान में? क्योंकि ये तो आपने कहा है कि तमाम पॉलिटिकल क्लास सपोर्ट करती है चाइना के साथ इंगेजमेंट को, भले हालात जैसे भी हों, लेकिन चाइनीज मेजर कंसर्न क्या है जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है इमीडिएटली? जी चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि चीन के साथ चूंकि ताल्लुकात की नौयत जो है वो बहुत खुसूसी है, स्पेशल नौयत के ताल्लुकात है, तो चीन भी हमारी मुश्किलात को और चैलेंजेस को समझता है और मदद करने की भी कोशिश करता है और कर रहा है। तो जाहिर बात है कि चीन, क्योंकि देखिए इस खित्ते में पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है और चीन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है ना जी, सीपैक के थ्रू और मुख्तलिफ शोबों में चीन की मेजर इन्वेस्टमेंट है। तो चीन तो ये चाहेगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो और मुआशी इस्तेहकाम हो, और उसमें अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो करे, और जो वो कर रहा है। तो ये सियासी इस्तेहकाम, आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, और ये बड़ी जिम्मेदारी बनेगी जो ये नई हुकूमत आ रही है कि ये नेशनल लाइंस पे सोचें और ये देखें कि ये जैसे मसलन हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो इनके दरमियान यूनिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को इंटरनल चैलेंजेस हैं, टेररिज्म का चैलेंज है, हमें IMF से निगोशिएट करना है अप्रैल में, हमें बाहर का कर्जा जो है वो उतारना है। तो ये सारी चीज़ें अगर इसमें यकजहती नहीं होगी मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान, और वो अपनी यानी कि जो कुछ जो सियासी वो जो होती हैं इम्पेरेटिव्स जिसके तहत उनके तनाव होते हैं, टेंशन होती हैं, रिस्क होती हैं, उससे बालातर होकर नेशनली उनको सोचना होगा। अब आपने बात की कि चाइना के क्या कंसर्न है। देखिए, चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, और वो भी ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत में इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनती है वो इस चीज़ को कैसे इंश्योर करती है, वो मुआशी रिफॉर्म्स कैसे करती है, ताकि, और उसमें सिर्फ चीन ही का मतलब ये कि वो नहीं है एक यानी कि जो कंसर्न है या इंटरेस्ट है, उसमें बाकी भी जो हमारे दोस्त हैं वो भी ये चाहते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान 245 मिलियन लोगों का मुल्क है। तो हम किसी किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, उनके जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं उस पर नई हुकूमत को पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए और ये चीन के साथ चीजें निगोशिएट हो सकती हैं। चीन अंडरस्टैंडिंग शो करता है अगर हम अपना जो यानी कि जो मतमा नज़र है और हमारा जो पर्सपेक्टिव है हम उसको अच्छी तरह शेयर कर सकें, उनको बता सकें कि ये मुश्किलात है। तो मतलब ये कुछ हमें ये IPPs के जो हैं पेमेंट्स हैं वो हमें देनी है चाइनीज कंपनीज को, उनकी मुश्किलात हैं, उन्होंने कर्जे लिए हुए चाइनीज बैंक से, और अगर वो कोयला मंगा रहे हैं हमारे पावर प्लांट्स के लिए तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए। तो ये जो हमारे यहाँ इस वक्त डॉलर का क्रंच था और इसको सबकी प्रॉब्लम्स थी, ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, एकदम तो हम नहीं इसको रिजॉल्व गालिबन कर सकते, कोई भी हुकूमत आए, चाहे नई हुकूमत हो या एग्जिस्टिंग हो, लेकिन हमें इसको बतदरीज एड्रेस करना पड़ेगा और चाइनीज को साथ बिठा के उनको समझा के ये बात आगे लेकर जानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का आपने जिक्र किया, सिक्योरिटी के लिए हमने काफी कुछ किया है और बहुत बेहतर है। मतलब उस तरह नहीं है कि चाइनीज को कोई ये कि हर खतरा हो, लेकिन
चाइनीज को भी चाहिए कि हमारी अथॉरिटीज के साथ ताउन करें, और हम अपने जितने भी जो जो है हमारे यानी कि जो स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं, उनको अगर मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ जिन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मसलन हाइडल प्रोजेक्ट है, बड़ा बन रहा है, अपना करोड़ में बन रहा है, सुखी कनारी बन रहा है, इस किस्म के और प्रोजेक्ट्स हैं, गवादर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी तो हमें देनी होगी। दूसरा ये कि ये जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, इसमें भी हमें देखना होगा कि हमारे ऊपर जो प्रेशर्स आएंगे कि हम चीन के साथ जो है अपने ताल्लुकात को यानी कि एक रिवैल्यूएशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि अगर हम कुछ उसमें कुछ वो कर सकते हैं, थोड़ी सी उसको रिव्यू कर सकते हैं, एक बैलेंस करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज और अपने इंटरेस्ट को सामने रखना होगा कि हमारा एक तरफ दोस्त है और दूसरी तरफ दूसरे मुखालिफ अनासर हैं या वो ममालिक हैं, मसलन इंडिया है जो ये कोशिश कर रहा है कि सीपैक को सबोटाज किया जाए और मुख्तलिफ आप देखते हैं सबवर्शन हो रही है, टेररिज्म हो रहा है। तो हम ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हम फलाने कैंप में जाएं या इस कैंप में जाएं, लेकिन हमें एक बड़ा यानी कि एक बैलेंस जो है वो रखना पड़ेगा। ये मसूद साहब किसी के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम हर एक के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको हम किसी तौर पे भी उसको उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये मसूद साहब, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की, क्या हम बैलेंस रख पाएंगे? इस पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि हम इमोशनली ज़्यादा अटैच हैं विद द वेस्ट। हमारे साथ ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने खालिद मसूद साहब की बात सुनी, आपका क्या इस पर रद्द अमल है? जी, सारी चीज़ें मसूद साहब बता दी। मैं चंद एक चीज़ें बताना चाहता हूँ जी। हमारे ताल्लुकात जो जब चाइना की हिस्ट्री देखें और यूनाइटेड स्टेट्स की देखें तो अमेरिका के साथ हमारी, आपने देखा 54-55 में जो हम उनके वेस्टर्न पैक्ट्स के जो हम बने और फिर उसके मोस्ट अलाई भी बन गए। लेकिन फिर साथ साथ हमने ये देखा कि 59-60 के बाद जो है हमारे ताल्लुकात जो है चाइना के साथ भी बढ़ने शुरू हुए, और उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि 62 के सिलसिले में जब वेस्ट ने और अमेरिका ने जो है वो हथियार देने शुरू कर दिए इंडिया को, जबकि उसका जो मेन पीछे जो इत्तेहादी था और पैटर्न था वो तो सोवियत यूनियन था फॉर्मर, वो भी दे रहा था। तो जब दोनों तरफ से आया तो मिलिट्री बैलेंस का जब खराब हुआ तो फिर हमने कहा कि rather than putting all our eggs in one basket, अभी हमें दूसरी ओपनिंग भी शुरू करनी चाहिए। और वो एक बहुत अक्लमंदाना एक ये स्टेप था जिसका हमें आज बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि चीन ने हमें किसी स्टेज के ऊपर लेट डाउन नहीं किया है। जो अमेरिका के को हम कह सकते हैं कि ज़्यादा शायद उसके इन द पास्ट जो है ना डॉलर्स आते रहे, उसकी एड आती रही, कुछ उसकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बहुत आती रही, लेकिन जिस तरीके से इसने हमारी फोर्स डेवलपमेंट की, हमारी इकोनॉमी, हमारे न्यूक्लियर प्लान्स और हमारे मिसाइल वगैरह में जो उसका साथ दिया है वो किसी और मुल्क नहीं दिया। जितने भी हमारे जो इंटरनेशनली जो डिस्प्यूट्स हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, उसका भरपूर जो है ना साथ दिया है। और अब जो है इस वक्त चाइना जो है दैट इज नाउ एन इक्वल स्टेक होल्डर इन कश्मीर। पहले तो था इंडिया पाकिस्तान और फिर हमने कश्मीरियों को भी डाल दिया, तो अब वो भी है क्योंकि उसके पास भी एक टुकड़ा वहाँ पर है। जहाँ तक अलायंस का ताल्लुक है, आप अब ये देखें कि हम जो है चाइना के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। अमेरिका के साथ हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नहीं कह सकते, वर्किंग रिलेशन की हैं, हेट एंड लव रिलेशन वाली है, बड़ी स्टेबल रिलेशनशिप हमारी वहाँ कायम नहीं रही। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है वो स्ट्रेटजिक पार्टनर है अमेरिका का भी और इजराइल का भी, लेकिन वो दोनों अलाइज हैं, जो एंटेगनिस्ट हैं एज फार एज चाइना एंड इंडिया इज कंसर्न्ड। और लेकिन ये इसके फायदे में जो है कि वो अब बयान ये करता है कि जी मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा वहाँ से है और मैं उसका ये बुलवर्क हूँ,
उसके बहाने इसने बहुत ज़्यादा इमदाद अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से भी ली और रीजनल बैलेंस जो है ना उसके साथ भी ये अपसेट किया ब्रिगेडियर है। साहब, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन 130 बिलियन डॉलर की ट्रेड भी जारी है ना चाइना और भारत के दरमियान में। पाकिस्तान के साथ तो 24-25 बिलियन डॉलर की टोटल ट्रेड है यहाँ तो पे। अभी जी जी जी, आप फरमाना चाह रहे थे जी। बिल्कुल सही है कि वो उन्होंने जहाँ तक इकोनॉमिक ट्रेड है दोनों का बहुत उसमें फायदा है और बहुत हैवी अमाउंट है। अभी पहले 100 थी, अब 130 तक ये पहुंच गई है। वो उन्होंने जारी और सारी रखा है। लेकिन जहाँ तक उनके ग्राउंड के ऊपर जो जमीनी डिस्प्यूट्स हैं एमएलआईएंस में वो उसी तरह ही जारी और सारी है। जहाँ तक सीपैक का तलक है वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जहाँ भी ये आता है क्योंकि इंडिया को वो सीपैक सूट नहीं करता। वो अमेरिका और बाकी जो मुल्क जो एंटी पाकिस्तान है उनके साथ मिलकर उसको स्कटल करने की उसने शुरू दिन से ही ये कोशिशें की हैं। अब सीपैक की हकीकत ये है कि अगर ये हमारी आज ये इकोनॉमिक लाइफलाइन बन गई है तो इसी तरीके से चाइना की भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना लाइफलाइन है। क्योंकि जो उसका जो BRI है जिसमें के 5 बड़े कॉरिडोर जो आते हैं उसका फ्लैगशिप जो है ये सीपैक है जिसमें ज्यादा पेशरफ्त यहीं पर हुई है और यहीं से वो जो है जो अभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर जो वर्ल्ड का बना हुआ है अगर इसने नंबर 1 बनना है तो सीपैक के जरिए से ही बनना है। क्योंकि आप ये देखें कि मलाका स्ट्रेट से जो उसको जाना था और अभी इसको डायरेक्ट ये मिल गई है तो और इसी की वजह से उसने जो है ईरान के साथ भी 80 बिलियन डॉलर्स की जो है ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। उसका मेन इंटरेस्ट यही था कि ये रूट जो है ये नहीं है कि ग्वादर पे खत्म होता है, वो आगे तो ज्यादा रास्ता तो उसका फिर समुद्री है और वो उसने फिर ये हरमुज और गल्फ ऑफ अकबा और फिर जो बाबल मंदाब वगैरह से होते हुए इसीलिए उसने इसको भी और सऊदी अरब उनके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसने ये की है। तो ये इंटरेस्ट जो है ये डेफिनेटली रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, हमारे पास बाकी आखिरी 4 मिनट बचे हैं। चीमा साहब, अफगानिस्तान के हवाले से अगर आप सवाल करना चाहें खालिद मसूद साहब से भी और ब्रिगेडियर साहब से भी। खालिद साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई साहब ये बताइएगा कि ऑन अफगानिस्तान ऐसे लगता है कि हम एक डेड एंड पे आ गए हैं जहां पे हमारा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है वो तो कम्युनिकेट नहीं कर सका और किसी हद तक हमें रिलीजियस डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ा, मौलाना फजलुर रहमान को भेजना पड़ा। और अभी पता चला है कि कतर में एक जो है वो एक्सरसाइज हो रही है, मीटिंग हो रही है। क्या कर सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस चीज में इंगेज करने में कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो? देखिए, मेरा ख्याल ये है जी कि एक तो मैं ब्रिगेडियर साहब के तजिए से काफी हद तक मुत्तफिक हूँ जो उन्होंने चीन के बारे में किया और इंडिया और अमेरिका की जो अलायंस है उसको सामने रख के उन्होंने अपना तजिया पेश किया। बड़ी सही बात है। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तो एक कन्वर्जेंस है, एक कन्वर्जेंस ओपिनियन है कि वहां पर स्टेबिलिटी हो। तालिबान की हुकूमत भी ये चाहती है और उनकी ग्रिप अब अच्छी खासी है, यानी कि कोई ऐसी सीरियस इंसरक्शन नहीं हो रही अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान भी यही चाहता है कि वो पुरअमन हो और पाकिस्तान भी यही चाहता है, क्योंकि हमारे तो ये और चीन भी यही चाहता है। क्योंकि अगर BRI ने आगे जाना है और आगे चीजें चलनी है तो अफगानिस्तान तो बड़ा एक कलीदी उसका रोल है। अब मसला ये है कि जो TTP और दूसरे जो एलिमेंट्स है जो उसको उनको जहाँ वो मिला हुआ है शेल्टर और वो वहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं, उस पर हमने तो बड़ा क्लियरली बता दिया अफगानिस्तान को हमारी साइड ने कि जी ये चीज जो है ये बर्दाश्त नहीं होगी और आप इसको कंटेन करें। अब द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब तालिबान देखे क्या करते हैं। सुना है कि कोई रिलोकेशन भी हो रही है उनकी जो एडजॉइनिंग हमारे प्रोविंसेस थे पाकिस्तान के साथ, वहां से उनको हटाया जा रहा है, कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं। तो अब कॉल तो उनकी है कि वो किस तरह हमारे जो कंसर्न है उनको असुएज करते हैं। हम जो है अपने तौर पे अपनी सॉवरेंटी को, अपने दिफा को जो है पूरी तरह यानी कि प्रोटेक्ट करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, और रिटेलिएट भी करेंगे हम अगर जरूरत हो जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लेकिन ये कि
इन द लॉन्ग टर्म तो आप देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और हम चाहते भी यही है कि वहाँ स्टेबिलिटी हो, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, हमारे तारीखी, रिलीजियस, मजहबी ताल्लुकात, कल्चरल ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ। तो एनिमोसिटी तो किसी किस्म की ना वो अफोर्ड कर सकते हैं ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये कि टीटीपी और दूसरे अनासर जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और इंडिया जो है उससे फायदा उठाए, ये तो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इस पे जो है हमारा स्टांस जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से खालिद मसूद साहब ने बहुत ही वजाहत के साथ बयान किया, मैं सुन रहा था खोकर साहब को भी, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उन्होंने ये फरमाया कि जब तक हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात नहीं कायम करेंगे तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ट्रेड वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने का। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है सर? हमारे पास आखिरी 1 मिनट। देखिए जी, ये हमारी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है कि हमारा फ्रंट यार्ड जो अफगानिस्तान बनता है नॉर्थ वेस्ट में, उसके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हों। इसी तरह सदर्न ब्लैक यार्ड जो ईरान है, उसके साथ भी हमारे बेहतरीन हो, वर्किंग रिलेशंस इंडिया के साथ हो, एनिमोसिटी ना हो, जंग ना हो, ये इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अब ये अफसोस की बात है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन में टीटीपी एक ऐसा फैक्टर आ गया है कि ये एक चीफ इरिटेंट बन गया हुआ है, क्योंकि टीटीपी और टीटीए का जो अलायंस है वो आज का नहीं है। वो ब्लड ब्रदर्स भी हैं, पश्तून वाली का भी जो है ना उनका अंसर है, और वो एक दूसरे की जगहों में हिस्सा लेते रहे हैं, वो अलहदा नहीं हो सकते हैं। हम जो भी ये कर रहे हैं यहाँ पर जो है ना मसला बहुत बड़ा ये आ गया है, क्योंकि टीटीपी जो है वो एंटी पाकिस्तान है। जो ज्यादा अफगानिस्तान है वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, लेकिन उनको अभी रंजिशें उनकी एक तो टीटीपी की वजह से हुई, अब रेफ्यूजीज जो हमने भेजे उसकी वजह से और ये बड़ी, फिर ट्रेड पे हमने जो सख्ती, ये बॉर्डर के ऊपर ये सख्ती की, वो उसके ऊपर भी उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि आज सारा फूड सप्लाई और डॉलर शॉलर जैसे वहाँ ये जा रहा था, उसका तो उनको बड़ा ये फ़ायदा था। तो ये चीज़ें जो थोड़ी हमने सख्ती की है, जो कि बहुत अच्छी की हैं, और ये तो बहुत पहले हमें स्टेप्स लेने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम जब तक अंदर से होम फ्रंट हमारा मजबूत नहीं होगा, तो फिर तो ये एक छोटे मुल्क जो है ना, लैंडलॉक्ड कंट्री, ये भी हमें आंखें दिखाएगा। इंडिया तो वैसे ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और दूसरे मुल्क जो है ना वो भी हमारे साथ ये डील करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना पाकिस्तान का एक वाहिद रास्ता है कि आप अंदर जो है एक यूनिटी पैदा करें, स्टेबिलिटी लाएं, अनसर्टेनिटी को खत्म करें, इकोनॉमी को संभालें। आप ये देखें ये सब जो है ना हमारे फिर दोस्त बन जाएंगे। ये बिल्कुल जो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है ब्रिगेडियर साहब। चीमा साहब, आखिर में आप क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान को? जी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के एक बयानिया क्रिएट करें डेवलपमेंट का, नेशनल चार्टर डेवलप करें इकोनॉमी के ऊपर। अदरवाइज दुनिया में हमारे दोस्त भी हम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और इंटरनली भी हमारी जो अवाम है वो दिन रोज हमारी स्टेट के ऊपर एक रोजाना क्वेश्चन मार्क लगाती है, जो कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, मसूद खालिद साहब साबिका सफ़ीर, और आपने सर्व किया चाइना और मलाइशिया के अंदर। बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई नाजरीन। आखिर में अगर आप इसको कंक्लूड करें तो पाकिस्तान का जो इंटरनल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वही उसकी एक्सटेंशन हमें नज़र आएगी पाकिस्तान के एक्सटर्नल बिहेवियर यानी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। उस हवाले से हमें मुरतब करनी होगी नई पॉलिसी। जो चैलेंजेस हमें दरकार हैं, जो हमारे मेहमानों ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करके उनको आइडेंटिफाई किया। मैं समझता हूँ कि ट्रेड वाहिद रास्ता है, और ट्रेड के लिए पड़ोसियों के साथ जो हमवार ताल्लुकात हैं उसका होना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए इंतहाई ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है इस वक्त, उनको मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना होगा, और एक इफ़ेक्टिव बयानिया जो डॉक्टर कमर चीमा साहब ने कहा वो बनाना होगा। लेकिन इफ़ेक्टिव बयानिए के पीछे आपको आवाम की सपोर्ट चाहिए। इजाज़त दीजिए, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।